स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक पे। तो एचटीएमएल मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो एक वेबसाइट डिजाइन की करने के लिए यूज होती है। देखा जाए तो लैंग्वेज बहुत है, पीएचपी है, पाइथन है, जावा है, और सीएसएस जो इसी की सीक्वेंस होती है। तो गाइस, हाइपर टेक्स्ट मतलब समझ गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक वेबसाइट बनाने के लिए यूज होती है, और सिंपली एक आसान भाषा में कहा जाए तो एचटीएमएल एक वेबसाइट का एक मेन हिस्सा है, जिसमें जैसे कि आपने किसी वेबसाइट ओपन की तो उसमें कैसा डिजाइन करना है, उसको कहाँ पे क्या क्या शो करवाने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और लिंक कैसे लगाते हैं वो भी। तो गाइस, एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर ही बोलते हैं उसको। तो आई होप आप एचटीएमएल का मतलब समझ गए होंगे। एचटीएमएल लैंग्वेज मैंने क्यों लिखा है डेट से पहले। एचटीएमएल मतलब मैं अपनी पूरी जो एचटीएमएल की फाइल है उसकी लैंग्वेज इंग्लिश करना चाहता हूँ। आप बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे अगर रहना हटा दो तो उसे हटा सकते हो, बट मैं तो इंग्लिश रहने दूँगा, कोई बात नहीं, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो मेटा फिर चलता है अपना हेड। हेड के अंदर हम सीधा जो कुछ चीज़ें लिंक्स करते हैं इंटरनली बोला जाए तो ये होता है एक हेड का यूज़। तो मेटा का सेट मतलब कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट हम यूटीएफ 80 रहने देंगे, क्योंकि ये हम इसी कोर्स में चलेगा पूरा। तो मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट। तो व्यू पोर्ट का मतलब, वो आप देखो व्यू पोर्ट है, मेटा नेम मैंने व्यू पोर्ट डाल के कंटेंट है, वो कंटेंट में विद, जिसकी विथ है वो डिवाइस विथ क्यों कर रखी है, ताकि ये जो विथ डिवाइस है ये प्लूरल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए होता है। अगर कल को आप फ्यूचर में कोई वेबसाइट बनाओ जो रिस्पॉन्सिव हो, मतलब कि जो टैबलेट, आईफोन या स्मार्टफोन और पीसी में या लैपटॉप में सिंपली एक प्रॉपर तरीके से दिखे जिस तरह आपने उसे डिज़ाइन किया है, इसीलिए वो इसलिए इसका यूज़ होता है। और इंटरनी 1.0, ठीक है। तो अब देखा जाए तो एक है मेटा टैग का, मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ। मेटा टैग में है मेटा क्या था, मेटा एस क्विज। हाँ, क्विज में हम इसमें लिखेंगे, ये थोड़ा बहुत अलग हो जाएगा बट कोई नहीं। अगर मैं एक्स लिखूं, ए डॉट कॉम्पेबिलिटी आता है। कॉम्पेबिलिटी सिंपली मैं कॉम्पेबिलिटी लिखना चाहता हूँ। कॉम्पेबिलिटी में लिखने के बाद मैं यहाँ पे कंटेंट डालूंगा और इसका मतलब क्या होता है वो बताता हूँ आपको। आई ई आई ई में आता है, सॉरी सॉरी यहाँ इक्वल आना था। मेरा इक्वल कहाँ गया, ये रहा, ई डी जी। हाँ, तो ई डी जी मतलब देखा जाए तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए है। गाइस, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ऐसा ब्राउज़र है जिसने वेब डेवलपर्स के लिए पहले भी बहुत समस्या खड़ी करी थी और अभी भी वो समस्या खड़ी कर ही रहा है। और इसलिए मैं कहते हैं कि टाइम टू टाइम अपना सिस्टम अपडेट करो। और आई थिंक बहुत कम लोग अभी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ कर रहे होंगे। मैं मेरा सजेशन ये है कि आप क्रोम यूज़ करो, क्योंकि क्रोम एक वेब डेवलपर के लिए बहुत बढ़िया एक सॉफ्टवेयर माना गया ब्राउजिंग के लिए। तो सिंपली मैं बता दूंगा, है ना। तो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं। आगे का एक थोड़ा सा छोटा सा और है। मेटा का एक आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन लाइक दिस। तो डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि ये एक सिंपली डिस्क्रिप्शन है, आप यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, जैसे कि दिस इज डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब एक, तो यूटीएफ मैंने क्यों बताया था, मैं बता देता हूँ। यूटीएफ यूटीएफ देखा जाए तो एक कीवर्ड की तरह होता है जो सीईओ की होता है। सीईओ का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे आपकी वेबसाइट रैंक करती है। और जो ये नहीं कि आप रैंक बहुत सारा डाल दो तो बहुत वेबसाइट आपकी अच्छी खासी रैंक करेगी, नहीं। उसके साथ साथ आपकी वेबसाइट में अच्छी दिखनी चाहिए, उसके मतलब अच्छी लुक होनी चाहिए, ताकि लोग उस पर विजिट करें और वो रैंक करें। तो कीवर्ड वही सिंपल सीईओ का हो गया कि मैं कीवर्ड डाल रहा हूँ। अब जैसे कि आपने एक पाइथन की वेबसाइट बनाई, मतलब पाइथन बोले तो कि पाइथन जैसे कि अपने एक वेबसाइट बनाई जो पाइथन के लिए जानी जाती है, तो मैंने पाइथन डाल दिया। पाइथन ट्यूटोरियल्स हो गए अपने, या पाइथन एडवांस टू बिगिनर्स, इस तरह के कुछ कीवर्ड्स जिसे हम डालते हैं। तो इसी तरह के कुछ आप डाल सकते हो इसके अंदर। तो गाइस, फिर आता है टाइटल। अब टाइटल मतलब जो आप कभी जैसे क्रोम, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ कि मैं अगर यहाँ पे धीरज डालूँ, तो यहाँ पे धीरज डालने के बाद मैं कंट्रोल सेव करके अपना लाइव सर्वर ऑन करता हूँ, तो देखो यहाँ मेरा नाम आ रहा है। क्यों?
क्योंकि मैंने टाइटल में अपना नाम डाला हुआ है। अगर यहाँ पे मैं डाल दूँ गूगल, तो यहाँ पे मैं सेव करके देखो गूगल आ गया। 1 मिनट, अगर मैं ऐसे करके डालूँ फेसबुक, तो यहाँ मैं कंट्रोल सेफ मारता हूँ, वहाँ फेसबुक हो गया। ऐसे फेसबुक्स नहीं बुक है, तो फेसबुक हो गया। व्यूअर्स बहुत मारेगा पता चला तो अब एक और चीज़, अगर हम कोई एक और चीज़ जो बहुत कम आएगी आपके, आप कभी अगर कल को अपनी कोई इंटरनेट से देखा जाए तो पहले CSS लिंक करना चाहो, तो लिंक इंटरनल करना चाहो तो लिंक डॉट CSS, तो देखो आपने लिंक लिखते ही बहुत सी चीज़ें आ गई है। तो हम CSS पे चलेंगे, हम सीधा CSS करेंगे। तो CSS लिखने के बाद यहाँ पे मैं अपनी CSS शीट यहाँ से लिंक कर सकता हूँ। वो कैसे? लिंक रेफर स्टाइल शीट, और स्टाइल यहाँ पे शीट का नाम आएगा, जैसे आपके में शीट का नाम है, चाहे वो दिया जी क्यों ना हो, चाहे वो 1 मिनट हेडर के नाम से क्यों ना हो, चाहे वो हेडर हो या मेन पेज हो, है ना। तो मेन पेज डॉट CSS, क्योंकि CSS की फाइल है। और इसी तरह हम एक करते हैं अपनी वेबसाइट में एक मेटा का यूज़, और हेडर के अंदर ये सब आता है। और और आप अपनी जो इंटरनल कुछ लिंक्स होती है वो इससे कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि एक फ़ॉन्ट ऑसम एक साइट है जिससे आप अपनी वेबसाइट में फ़ॉन्ट लगा सकते हो। और गूगल की एक मैं बताना चाहूँगा, जो गूगल एक फ़ॉन्ट है, जैसे मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको। 1 मिनट, मैं लेके चलता हूँ अपने इसकी, 1 मिनट क्लोज करके अपने लाइव सर्वर चलता हूँ, यहाँ लिखता हूँ गूगल फ़ॉन्ट। तो गाइज़ मैं गूगल फ़ॉन्ट्स गया, मैंने गूगल फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करा, और यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे जो आपको सिंपल मिलेंगे और बिना किसी चार्जेस पे किए, फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए यहाँ पे इतनी सारी लैंग्वेज है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जैसे सपोज़ मैं कोई सी भी एक लैंग्वेज चुन लेता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे एक लैंग्वेज ले लेता हूँ ऑलमोस्ट बिफोर, सिंपल से मैंने रोबोटोमन की लैंग्वेज ले ली है। और यहाँ देख लो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, या साइज़ इसके थोड़े बड़ा छोटा जैसा करना चाहो वैसे कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली लाइसेंस आ गया आगे गया एक्सेट्रा। सिंपली लैंग्वेज चुन लो, स्टाइल अगर आपको साइज़ चेंज करना है साइज़ चेंज कर लो, यहाँ पे क्लिक करो, MBD पे जाओ, और ये लिंक वाली जो एक कोई लिंक है इसको कॉपी मार के अपने हेडर में पेस्ट मार दो। हेडर में पेस्ट मारने के बाद अभी फ़ॉन्ट है, अब इसको हम जो लगाएंगे वो कैसे लगाते हैं, एक्चुअली काम तो हमारा इसी में था, बट फ़ॉन्ट वाला जो होता है उसके लिए हमें एक काम करता हूँ, मैं एक स्टाइल का बना देता हूँ कि CSS हम इसमें भी जोड़ सकते हैं। मैं इसके बारे में वापस से एक वीडियो बनाऊंगा। स्टाइल लिख के मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये, सॉरी, यहाँ लिखने के बाद मुझे लिखना पड़ेगा पहले बॉडी, और बॉडी में इसे डालना पड़ेगा। कभी कभी लैपटॉप पे कहाँ करे बंदे। हाँ तो गाइस सिंपली ये देखो, मैंने एक ऐसे करते ही मेरी वेबसाइट बन गई। मतलब कि अब जो भी अपने वेबसाइट पर लिखूँ, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि मैं पहले एक पैराग्राफ लगाता हूँ, पैराग्राफ, और यहाँ पे डालता हूँ क्या लिखूँ, लॉरेंस देता हूँ मैं, लॉरेंस 15 सेव। और ये देखो यहाँ फ़ॉन्ट के स्टाइल चेंज हो गए हैं। और अगर मैं इसे और चेंज करना चाहूँ, जैसे कि अब मेरा मन है भाई कि मैं ये नहीं कोई दूसरी लेना चाहूँ कि ये वाली, और मैं इस पे क्लिक करके इसे कॉपी मार लेता हूँ और इधर पेस्ट मार के, और ये वाली भी लिंक कॉपी करनी पड़ेगी मुझे क्योंकि वो दूसरी की थी और ये दूसरी की है। सेव करा, कॉपी पेस्ट मारा, शीट पे गया। 1 मिनट, कंट्रोल S, क्या दिक्कत दिखला रहा है, अच्छा दिक्कत ये दिखला रहा है कि हाँ दो दो है, तो ये कंफ्यूज हो रहा है एक्चुअली। मुझे ये तो यहाँ खुद तो आ रही है एक्चुअली, तो मैंने सही किया था। हाँ तो फॉन्ट आई थिंक चेंज हुआ है। 1 मिनट, ये वाला अपने को ऐसे काट देना है और सेव। फॉन्ट चेंज हो रहे हैं, अभी पता नहीं क्या इशू आ रहा है, शायद से कोई
नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही हो। अच्छा, समझ गया। रिमूव कर देते हैं, इसे स्टाइल शीट करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये इसलिए शो कर रहा है क्योंकि, एक मिनट, लिंक पे कर देते हैं। ये एक्चुअली मैंने एक साथ सारे कर दिए तो इसलिए ये एरर शो हो रहा है। तो गाइस आप ऐसा मत करना, पहले सोच लेना आपको कौन सी चाहिए, या फिर पेज रिफ्रेश करके लेना। तो गाइस आईडी जो होती है, जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ कि मैंने स्पैन नाम की एक आईडी ली, सॉरी एलिमेंट लिया, उसको मैं एक आईडी देता हूँ। आईडी दे दिया मैंने से आर बी बॉक्स। सपोज मैंने से आर बी बॉक्स नाम का एक आईडी दे दी। तो अब आप किसी और एलिमेंट को या किसी भी एलिमेंट को इस फाइल में आरबी बॉक्स की एलिमेंट आईडी नहीं दे सकते। जैसे कि अब मैंने आरबी बना दी, तो मैं div नाम का एक एलिमेंट बनाता हूँ और इसमें एक आईडी देता हूँ। इसको मैंने आईडी दी आर बी बी बॉक्स, और मैं कंट्रोल एस से सेव कर दूँ। तो गाइज ये गलत है, ये गलत है। आप आई एक नाम की आईडी सिर्फ एक ही एलिमेंट को दे सकते हो पूरे अपने फाइल में, एक ही फाइल में। तो मैंने आरबी बॉक्स की एक एलिमेंट बना दिया है। तो मैं सेकंड एलिमेंट नहीं बना सकता आईडी, सॉरी मैं सेकंड आईडी दूसरे नाम, मतलब मैं सेकंड आईडी नहीं बना सकता फिर सेम नाम की। तो ये गलत है। और अगर इसी दूसरी तरफ हम क्लास को लेके चले तो क्लास में क्या डिफरेंट है गाइज। क्लास में जो डिफरेंट है वो सबसे बड़ा डिफरेंट यही है कि जैसे कि अगर मैं एक डिव लिया तो डिव को मैं दे देता हूँ एक क्लास, मैं इसे मेन बॉक्स बना देता हूँ, चलो ठीक है। और मैं स्पैन, तो मैंने पहले डिव को एक मेन बॉक्स की क्लास दे दी। अब मैंने स्पैन बनाया, स्पैन को भी मैं दे देता हूँ एक क्लास मेन बॉक्स की, ठीक है, ये भी सही है। अब मैं सिलेक्शन देता हूँ, सेक्शन देता हूँ, इसको मैं क्लास देता हूँ, वो भी मेन बॉक्स की, और ये भी सही है। तो गाइज ये भी सही है। आईडी और क्लास का सबसे बड़ा डिफरेंट यही होता है कि क्लास में हम एक नाम की कितने भी, मतलब एक नाम को, एक क्लास अगर मैंने मेन बॉक्स ही बनाई तो वो आप कितने भी एलिमेंट में यूज कर सकते हो। सपोज आपने एक बॉक्स लिया क्लास नाम का, उसमें आप रेड कलर के कितने सारे डाल दो। जैसे मैं एक लेके चलूँ, आपको बेटर एग्जांपल देता हूँ मैं, एक दिस एंड दिस, मैं यहाँ डालता हूँ एक रेड बॉक्स, ठीक है। तो मैंने एक बॉक्स बनाया जिसके अंदर मैं रेड कलर डाल रहा हूँ, जिसके अंदर मैं कई सारे रेड कलर डाल सकता हूँ, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 1000 हो, 100 हो, 150 कितने भी हो, नंबर को डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन मैं एक ही नाम की कितने भी क्लास बना सकता हूँ, और आईडी आप एक ही नाम की बना सकते हो। आइडेंटिफिकेशन देखा जाए तो, अगर आईडी को सिंपल लेके चलो तो आइडेंटिफिकेशन है। तो एक बंदे की पहचान सिर्फ उसी की रहती है। आप नरेंद्र मोदी कोई और लेके नहीं आ सकते, आप शाहरुख खान कोई दूसरा लेके नहीं आ सकते, क्योंकि शाहरुख खान ही है। अगर उसका आप लाइट वर्जन लाए तो वो कोई डिफरेंट होता है, लेकिन आरबी बॉक्स आरबी बॉक्स ही रहेगा। लेकिन रेड बॉक्स नाम के बहुत सारे बना दूंगा मैं, क्योंकि वो क्लास है। सिंपली ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो जो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। जैसे एक मेरा पी टैग हो गया, या पी टैग के साथ देखा जाए तो बहुत से एलिमेंट्स हैं जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और एक पी टैग हो गया, एक डिव टैग भी है, डिव एलिमेंट है, एक एच आर है, आप एच आर को ले सकते हो, या एक हेडिंग के टैग्स को ले सकते हो आप, और या फिर सेक्शन हो गया, यूएल हो गया, एक्सेट्रा, बहुत से हैं। और इनको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं सिंपल सा, आपको अगर आपको पता हो कि पैराग्राफ हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, मैंने अपनी पैराग्राफ वाली वीडियो में बताया था कि लॉरम लेके अगर मैं 16 लिख दूँ, और यहीं से अगर मैं पहले कंट्रोल सेव करके सीधा अपने वी एस कोड की तरफ चलते हैं, सॉरी इसे लाइव सर्वर पे करते हैं, तो देखो ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। और अगर मैं नीचे पैराग्राफ लगाऊं, अगर मैं नीचे भी एक लॉरम 18 बना देता हूँ, तो सॉरी
लॉरम 18 लिख दूँ तो यहाँ पर देखो ये जो मेरी सेकंड लाइन है वो फर्स्ट लाइन के एंड से स्टार्ट नहीं होके एक न्यू लाइन से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब है ये ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, और अगर मैं इनलाइन एलिमेंट यूज़ करूँ, मतलब एक इनलाइन एलिमेंट, तो इनलाइन एलिमेंट में पहले कौन कौन से टैग आते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनलाइन टैग्स में जो होंगे, एक हमारा हो गया जैसे आपने एक एग्जांपल लेके चले तो हमारा स्पैन टैग ले लेते हैं। एक स्पैन टैग है, मैंने इसमें भी लॉरम लगाता हूँ, चलो लॉरम 18, ओ सॉरी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लॉरम 18। ठीक है, फॉर्मेट कर लेते हैं और अब मैं क्या करता हूँ, मैं सेव करता हूँ, वापस जाता हूँ अपने VS कोड में। तो ये एक मिनट थोड़ा अच्छा लगे देखने में, तो मैं हेडिंग 3 के साथ लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ, ये इनलाइन एलिमेंट हमारे, इनलाइन एलिमेंट्स आप हमारे, ये हमारे अब देखो ये मेरे इनलाइन एलिमेंट्स आप है। अब मैंने हेडिंग टैग सॉरी स्पैन टैग लिया, अब वापस से मैं क्या करता हूँ, मैं एंड से ना शुरू करके एक न्यू लाइन में स्पैन टैग लिख देता हूँ और लिखता हूँ लॉरम 16 और सेव करता हूँ। तो हमारे लॉरम आंटी ने क्या करा, उन्होंने 16 वर्ड की हमें एक लाइन दे दी। और हमारा इनलाइन एलिमेंट का जो काम होता है, जो न्यू लाइन से स्टार्ट ना होके ही जहाँ से फर्स्ट उससे अपर लाइन का टैग मतलब एंड होता है, इनसे स्टार्ट होता है, तो ये वहीं से स्टार्ट होता है। तो देखो इसने न्यू लाइन से स्टार्ट ना होके जहाँ से फर्स्ट लाइन एंड हो रही है वहीं से स्टार्ट कर रहा है, तो ये एक इनलाइन टैग है और ये एक सॉरी सॉरी हाँ ये एक ब्लॉक एलिमेंट है और ये इनलाइन एलिमेंट है। अगर आपको थोड़ा और इजीली मैं दे देता हूँ ताकि आपको भी एक क्लियर रहे, और यहाँ लिखता हूँ मैं, ओ सॉरी, तो लो ये ब्लॉक एलिमेंट्स और ये इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट सिंपली बोल दे तो एलिमेंट होते हैं जो आप हेडिंग, जैसे कि आप कोई भी टैग लिखते हो HTML का, चाहे वो पैराग्राफ टैग हो या एक हेडिंग टैग हो, कुछ भी, या आप एक डिव लगा रहे हो या एक पेन का टैग यूज़ कर रहे हो, तो ये होता है एलिमेंट। HTML के स्टार्टिंग से लेके और एंड तक के टैग को एलिमेंट कहते हैं, मतलब ये भी एक एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है। तो अगर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगा एलिमेंट्स, तो समझ जाना मैं HTML के उसी टैग्स की बारे बात कर रहा हूँ। पैराग्राफ टैग क्या होता है और उसका कैसे हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट में। तो एक जो पी एलिमेंट मतलब पैराग्राफ एलिमेंट होता है, पी मतलब पैराग्राफ सिंपली, तो इसको जैसे अगर मैं लिखता हूँ दिस इज़ अ पैराग्राफ, तो सिंपली पैराग्राफ मतलब पैराग्राफ। आपने किसी वेबसाइट में पैराग्राफ देखा होगा या आपने किसी मूवी की वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में देखा होगा, डिस्क्रिप्शन देखा होगा, तो वो पैराग्राफ से बनता है। या आपने कोई शॉपिंग वेबसाइट पे जाके उसके कुछ बारे में डिटेल्स या स्पेसिक्स कुछ जाना हो, तो वो एक पी टैग से लिखा जाता है। तो सिंपली स्टार्ट मैं आपको प्रॉपर समझाने के लिए अपना लाइव सर्वर ऑन करूँगा और मैंने अपना यहाँ पे VS कोड में एक पैराग्राफ टैग लिख के, और दिस इज अ पैराग्राफ टैग या बोले तो HTML। तो देखो गाइज मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ मेरा पैराग्राफ आ गया है। और अगर मैं यहाँ पे एक अगर आपको बड़ा पैराग्राफ लिख के दिखाऊँ, तो यहाँ मैं लॉरम लिख के 15 वर्ड्स ले लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ। देखो गाइज मैं 15 वर्ड की एक पैराग्राफ आ गया है। तो गाइज आपने एक चीज़ सोची कि मैंने पैराग्राफ लिखा तो ये न्यू लाइन में क्यों आया। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने न्यू लाइन में इसलिए आया क्योंकि मैंने एक न्यू लाइन में लिखा, है ना, क्योंकि मैंने इस टैग को मैंने एक्चुअली यहाँ लिखता तो क्या ये, अगर मैं इस सेकंड लाइन को अगर मैं यहाँ लिखता तो क्या यहाँ आता, गाइस नहीं। देखो मैंने इसे लिखा और प्रॉपर के लिए मैं देखो यहाँ बस यहाँ सेव भी करता हूँ ऐसे करके, तो देखो अभी भी नहीं आ रहा। और अगर अभी भी आपको डाउट है तो देखो मैं एक को दिखाता हूँ, मैं पूरा टैग काट दूँगा तो, और मैं यहीं से इसके बिल्कुल बगल से एक न्यू टैग शुरू करता हूँ और लिखता हूँ दीज
दिस इज सेकेंड लाइन। तो मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस से। तो देखो अभी भी ये लाइन नीचे ही आ रही है, क्यों? क्योंकि ये जो एलिमेंट है, जो पी एलिमेंट है, ये ब्लॉक एलिमेंट है, ये एक ही लाइन में आता है। मतलब अगर आपने इस टैग जहाँ पे आपने इसको क्लोज कर दिया तो ये उसी लाइन को अपनी पूरी खा लेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर एक अच्छा सा आइडिया दे, सॉरी सॉरी, मैं अगर आपको प्रॉपर सा अच्छा सा आइडिया दूँ तो मैं अपने वी एस कोड को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ और इसको मैं एक यहाँ लिखता हूँ, जैसे कि दिस इज की जगह मैं यहाँ पे लॉरम लिखता हूँ और लॉरम लिखने के बाद मैं 15 लिख देता हूँ और सेव। तो गाइस सिंपली देखो मैंने पैराग्राफ लिखा तो यहाँ पर आ गया, थोड़ा और ज़्यादा लिखता हूँ और फिर सेव करता हूँ तो देखो इधर तक आ गया। ठीक है गाइस, यहाँ तक आ गया है लेकिन इसके नीचे नहीं आ रहा, सॉरी ये इसके ऊपर नहीं आ रहा। तो एक पैराग्राफ एक ब्लॉक एलिमेंट टैग है। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो हेडिंग के कुछ टाइप होते हैं इस HTML की सीरीज में, मतलब HTML में। तो जो टाइप्स होते हैं वो H1, H2, H3, 4, 5 एंड 6, और ये सिर्फ 6 तक ही होते हैं। वो क्यों, मैं आपको आगे बताता हूँ इस वीडियो में। तो मैंने H1 लिखा, H2 मतलब हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, एंड मैं इनको क्लोज करता गया इन सभी टैग्स को, वरना में काम नहीं करते। आपको प्रॉपर समझाने के लिए मैंने हेडिंग 1 का टैग लगाने के बाद उसी कोड के उसी एलिमेंट के अंदर H1 लिखा है। तो गाइज सॉरी, अगर मैं एलिमेंट बोलूँ तो समझ जाना कि मैं इन टैग्स की बात कर रहा हूँ, इन टैग्स की, ओपनिंग से लेके क्लोजिंग की। ये टैग है, जो HTML टैग होते हैं उन्हें एलिमेंट्स कहते हैं। तो गाइज सिंपली चलते हैं अपनी वीडियो में बिना कोई टॉपिक दूसरा छेड़े हुए, है ना। तो हेडिंग 1 हेडिंग 2 समझ के हो गए, और मैंने इन्हीं में लिख दिया है कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो सिंपली हम चलते हैं प्रॉपर समझने के लिए, अपने लाइव सर्वर अपना ऑन करते हैं और अपना VS कोड भी इस चीज को थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप ये स्क्रीन में, आप में इस स्क्रीन को देख के आई होप समझ गए होंगे कि हेडिंग 1 का मतलब क्या है। आप 50% समझ गए होंगे, 50% जो लोग नहीं समझे उनका मतलब यही है कि हेडिंग 1 सबसे बड़ा एक टैग हो, सॉरी हेडिंग होती है इस HTML में। फिर 2 1 से छोटी, और 3 2 से छोटी, 4 6 से छोटी, इसी तरह छोटी 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 होती जाती है। और ये 6 तक ही होती है गाइस, जिसे मैंने आपको बताया था पहले भी। और अगर आप कभी लिखो कि आपका 7 लिख दो, फिर आपने कराएंगे क्लोज, यहाँ लिखो आप हेडिंग 7। तो ये देखो हेडिंग 7 में लिखा, मैंने सेव करा तो गाइस देखो इसका कुछ अलग ही हो गया। ये हेडिंग लगी नहीं रही क्योंकि हेडिंग बोल्ड होती है, जो तभी उसका नाम उसे हेडिंग बोलते हैं, वरना से हम हेडिंग ही बोलते हैं। तो ये हेडिंग लगी नहीं रही, है ना। तो इस ये तो ही गलत है, सिर्फ हेडिंग 6 तक ही होती है। मैं सेव कर लेता हूँ, हाँ हेडिंग 6 तक ही तो होती है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप, अगर आप कल को हेडिंग 8 डालो, सपोज कल को आप हेडिंग 8 डालो, वही जैसे मैंने बताया आपको, तो आपको लगे कि मैंने हेडिंग 8 डाला तो कि न्यू टैग आपने बना दिया। जो टैग ऑलरेडी बने हुए हैं आपको उन्हीं को यूज़ करना है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 तक ही टैग है ना। तो हेडिंग 1 सबसे बड़ा टैग होता है, 2 1 से छोटा, 3 थोड़ा 2 से छोटा, और 4 3 से छोटा टैग होता है, और 5 इसी तरह 4 से छोटा होता है, और 6 5 से छोटा होता है। ये डिक्रीज होते जाते हैं सारे टैग। तो गाइज जो सिंपल HTML का टैग होता है वो पहले आपको दिखा देता हूँ। ये HTML का एलिमेंट है, सॉरी ये एक एलिमेंट है जिससे हम अपने वेबसाइट में इमेज शो कराते हैं। तो आपके सामने ये पूरा एलिमेंट ये रहा कि यही है। तो इसमें आपको अभी एलिमेंट लिखा हो, फोटो सेट करने के लिए आपको सिंपली अपने फोल्डर में, आप जिस भी अपनी फाइल या फोल्डर के अंदर अपना फोटो रखना चाहते हो वहाँ रख लो, और फोल्डर का नाम देख लो कि आपने किस नाम से फोल्डर सेव किया। तो गाइज पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैंने फ़ोटो पे गया, राइट क्लिक करा, प्रॉपर्टी पे जाता हूँ,
लास्ट में। वो तो यहाँ पे देखो मुझे दिखला रहा है टाइप ऑफ फाइल जेपीजी, तो ये जेपीजी वाली फाइल है। तो अब मैं शो कैसे करा सकता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा pic.jpg। इसने मुझे यहाँ पर भी बता दिया है, इसने मुझे पहले बता दिया कि देखो आपके पास ऑलरेडी एक फ़ोटो है इस नाम की। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं कंट्रोल सेव दबा के अपने इसको ओपन लाइव सर्वर ऑन कर देता हूँ, और यहाँ पे एक फ़ोटो आ जाती है। अगर मैं थोड़ा इसे छोटा करता हूँ तो गाइस देखो फ़ोटो में आ गई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ़ोटो का साइज़ बहुत बड़ा है। क्योंकि देखो अगर मैंने अभी, अगर आप देखो मैं दिखा सकता हूँ तो आपको, देखो ये मैं 25 पे है अभी इसका जूम आउट पेज का। तो अगर मैं इसको छोटा करना चाहूँ तो यहाँ पे एक सिंपल सा है, आप इस फोटो की हाइट, अगर मैं चाहूँ कि भाई 150 पिक्सल इसकी हाइट कर दो, और मैं इसकी विथ मैं कर देता हूँ इसकी कितनी भी, क्योंकि अभी मैं एग्जांपल लेके चल रहे हैं। मैंने इसकी हाइट और विथ इमेज की सेट कर दिया और मैं कंट्रोल एस करके सेव। और ये देखो मैं इससे पहले नॉर्मल कर देता हूँ रीसेट। अभी 100 पे है मेरा पेज जो है वो 100 पे है, अब 125% पे आ गया। तो अब देखो मैंने इस फोटो की हाइट और इमेज दोनों सेट कर दी है। मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से बताना चाहता हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट से कोई इशू ना हो। आपने देखा कि हम इमेज कैसे शो करा देते हैं, एक मिनट ब्रैकेट क्लोज नहीं होती है, हाँ हमने इमेज कैसे शो कराई। और अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ प्रॉपर अच्छे तरीके से कि देख लो कि मैंने फ़ोटो की हाइट थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। चलो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 180 करके 180 करी तो ये थोड़ी और बड़ी हो गई, ठीक है। और इसकी विथ बढ़ा देते हैं क्योंकि फ़ोटो थोड़ी चौड़ी सही लगेगी, ऐसे तो बहुत गंदी लग रही है। तो मैं 250 पिक्सल कर देता हूँ। तो इस तरह आप कर सकते हो। और गाइस अभी ऑल्ट का क्या मतलब है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना कि कभी कभी क्या होता है कि ब्राउज़र में या नेट सर्फिंग में कोई इश्यूज हो जाते हैं कि कभी इमेज का साइज़ कुछ ज़्यादा बड़ा होता है, तो आपकी नेट स्पीड से वो इमेज लोड होने में टाइम लगता है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे, पहला टाइप ये होता है कि कभी स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो पहला टाइप ये होता है कि अगर आपकी ब्राउज़र में नेट की स्पीड स्लो है, नेट स्पीड स्लो है तो फ़ोटो लोड होने में टाइम लगता है। या फिर फ़ोटो किसी और नाम से है, एग्जाम्पल जैसे कि अभी इस फोटो का नाम है पिक है। अगर मैं फाइल में लेकर दिखाऊँ आपको तो ये देखो इस मेरे फोल्डर के अंदर पिक नाम से फ़ोटो सेव है, ठीक है। और अगर मैं पिक की जगह कभी बाई चांस मैंने क्या करा कि पी के साथ मैंने एस लगा दिया फिर सेव करा तो फ़ोटो शो नहीं होगी। तो इस दौरान क्या हो कि मेरे वेबसाइट पे जो भी जाए वो समझ जाए कि भाई यहाँ पे फ़ोटो है वो किस चीज़ की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक इमेज का लिख देता हूँ कि भाई इमेज है यहाँ पे। और अगर कल को बाई चांस फ़ोटो में इश्यू होने में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ पे इमेज नाम का ऐसा आ जाएगा, जैसा आपने भी कभी देखा होगा, है ना गाइज। तो इस तरह एक होता है जो हम अल्ट करके यूज़ कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाते हैं वेबसाइट में, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम टैग यूज़ करते हैं फॉर्म बनाने के लिए, हम फॉर्म यूज़ करते हैं। और एक्शन में हम लिखते हैं जो हमारा बैकएंड के लिए होता है। बैकएंड जैसे सपोज़ मेरा है, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, वैसे तो ये मेरा भी नहीं है। बैकएंड डॉट पी एच पी ये मेरे बैकएंड की लिंक है, मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया ताकि कोई भी अगर मेरी वेबसाइट पे आए और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे तो मेरे इस वाले एक मतलब इस वाले साइट पे जाके वो फॉर्म सबमिट होता है। तो ये लिखने के बाद अब मेरे को इसके अंदर जो नेमिंग बॉक्स होते हैं, नेमिंग बॉक्स, फ़ोन नंबर बॉक्स एंड ईमेल बॉक्स और सबमिट बटन, वो भी हम डालेंगे। तो मैं पहले इनपुट डालूँगा, इनपुट के बाद मैं टाइप सॉरी यहाँ पे आईडी दूँगा, और मैं से आईडी देने के बाद एक मैं इसको दूँगा टाइप। और टाइप जैसे कि मैंने सॉरी टाइप तो हो गया, यहाँ मुझे नेम देना था, चलो नेम, हाँ। तो अब इसको समझते हैं गाइस, बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे कि समझो मैंने पहले इनपुट डाला कि भाई मेरी कोई वेबसाइट में इनपुट डालेगा और वो क्या होगा मैं बताता हूँ। जैसे टैक्स है, जैसे नाम नाम या फिर कोई नाम हुआ तो टैक्स आएगा। आईडी, अब मैं इधर आईडी दूंगा, जैसे कि मैं यहाँ डालता हूँ नेम, कि मुझे भाई मेरी वेबसाइट में जो आएगा वो नेम हो, इस फर्स्ट कॉलम में जो होगा नेम होगा। अब नेम मतलब किस चीज़ से,
होना चाहिए, वो भी नेम होगा, क्योंकि ये एक नेम बॉक्स है। इसके अंदर क्लाइंट जो भी मेरे वेबसाइट पे आएगा वो अपना नेम डालेगा इस बॉक्स में। अब प्लेस होल्डर लगाते हैं हम क्यों, वो जानने के लिए पहले मैं सेव करूँगा। बिना प्लेस होल्डर को लिखे हुए इसको खाली छोड़ देता हूँ और कंट्रोल सेव करके अपना लाइव सर्वर ओपन कर देता हूँ। और ये मेरा लाइव सर्वर ओपन हो चुका है। तो गाइज़ एक मिनट, एक काम करते हैं, मैं हेडिंग डाल देता हूँ, इसलिए मैंने हेडिंग नहीं डाली है। H1 और पेस्ट और सेव। हाँ तो देखो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खाली है, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और जैसे मुझे पता भी नहीं कि इस ये बॉक्स यहाँ क्यों बनाया गया है, उसमें क्या लिखना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा कि यहाँ पे ये नेम के लिए है। मैंने कंट्रोल सेव किया और देखो यहाँ नेम आ गया, यहाँ नेम आ गया। और अगर मैं नेम यहाँ से हटा के फिर सेव करूँ, कंट्रोल एक मिनट कंट्रोल सेव, तो ये नेम यहाँ से हट गया। और वापस अपने वी एस कोड में यहाँ सेव करूँ और देखा नेम आ गया। और अब कोई भी आएगा क्लाइंट तो यहाँ पे जाएगा और अपना नाम जैसे धीरज लिख देगा, या आपका नाम करण है तो करण लिख देगा, या आपका नाम कुछ भी है आप अपना नाम लिख सकते हो। अब ये लिखने के बाद अब आते हैं ईमेल वाले पे। ईमेल में सेम बिल्कुल हम वही लिखेंगे, आईडी, और यहाँ पे आएगा एक नेम और प्लेस होल्डर। अब ईमेल में यहाँ पे मैं टाइप जाऊँगा। टाइप में गाइस बहुत सारे होते हैं, जैसे आपके टाइप हो गया ईमेल, डेट, ईमेल डेट, टैक्स, फ़ोन नंबर, पासवर्ड एंड डेट एंड टाइम भी होता है अगर मैंने बता दिया तो, और सबमिट भी होता है। तो अब मैं इधर आ गया, तो अब मेरे को मैं जो सेकंड बॉक्स बनाऊंगा वो मेरा ईमेल को आना चाहिए, तो मैं ईमेल लिख दूंगा और फिर यही मैं अपनी आईडी में डालूंगा और यही नेम में डालूंगा और प्लेस होल्डर में भी मैं ईमेल डालूंगा। थोड़ा प्लेस होल्डर में ई कैप्स कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे। हाँ, ईमेल। अब मैंने नाम का बना लिया, ईमेल का बना लिया। अब चलते हैं, मैं इसे कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ ताकि थोड़ा इजी रहे। अब यहाँ पे डालते हूँ नंबर, अब इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट। अब यहाँ थोड़ा पेज होल्डर में अच्छा दिखाने के लिए मैं नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे। हाँ तो देखो गाइज, ईमेल आईडी के लिए मैंने ये बनाया, नंबर के लिए मैंने ये बनाया, और पासवर्ड के लिए अब मैं ये वाला यूज़ करूँगा। तो पासवर्ड ये मेरा इसके अंदर आएगा, ये इसके अंदर, ये भी इसके अंदर और ये भी इसके अंदर। अब मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, अब जाता हूँ इधर। तो गाइज देखो अभी मैंने ये बना लिया है और इसके अंदर क्या हुआ है कि नेम, ईमेल आईडी, सॉरी ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और पासवर्ड। तो अब इसमें दिक्कत ये है कि ये सीधा एक ही लाइन में आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि ये दो दो करके आए या सिंगल सिंगल करके आए। तो उसके लिए अगर आप सेट करना चाहते हो तो एक बी आर टैग होता है, मतलब ब्रेक, ये ब्रेक करता है हमेशा। जैसे मैंने देखो मैंने नेम टैग के आगे बी आर लगा दिया है, मैं कंट्रोल सेव करूँ तो देखो नेम टैग के नीचे ईमेल आईडी आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बी आर टैग यूज़ करा है। मैंने यहाँ बी आर टैग यूज़ करा ताकि वो नीचे आ जाए। और अगर मैं चाहूँ कि दो 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 हो तो मैं यहाँ पेस्ट मार देता हूँ और देखो यहाँ ये दो दो के नीचे आ गया। और अभी इसके नीचे गैप नहीं आ रहा सही से, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक को ब्रेकर डाल देता हूँ और ये थोड़ा अब मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे तो HTML में ऐसा होता है, लेकिन अगर आप CSS यूज़ करोगे तो उसमें आप पैडिंग दे के और मार्जिन दे के इसे सेट कर सकते हो, तो वो बहुत आगे चले जाएगा। तो ये मैंने सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे ब्रेकर लगाता हूँ और अब चलते हैं सबमिट बटन कैसे बनाते हैं। तो सबमिट बटन का सिंपली मैं BUTN बटन लिखूंगा और यहाँ पे डालूंगा सबमिट। सॉरी एक मिनट, सबमिट। अब मैं सेव करके चलते हैं धीरे। देखो ये मेरा सबमिट बटन हो चुका है। अब जैसे कोई भी मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता है और फ़ोन नंबर कुछ भी डाल दो यहाँ पे, और पासवर्ड में मैं कुछ भी डाल देता हूँ और मैं सबमिट करता हूँ। तो ये वो देखो ये मुझे बता रहा है कि भाई ये ईमेल आईडी नहीं है, प्लीज़ इंक्लूड एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस के लिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ, hmail.com। तो बस ये मेरा कैन नॉट बी गेट एंड बैकएंड PHP। ये थोड़ा इसे थोड़ा इग्नोर मारो क्योंकि जो हमने बैकएंड का ये लिया है ये एक फेक है। ना तो टेबल में हम सिंपल एक टेबल का टैग लगाते हैं और पहले मैं अपनी फर्स्ट रो क्रिएट करूँगा TR जिसका टैग है, और TR लिखने के बाद मैं इसके अंदर एक टेबल, सॉरी नीचे हो गया थोड़ा, टेबल डॉक्यूमेंट लगाऊंगा, सॉरी टेबल डॉक्यूमेंट नहीं, टेबल हेडिंग।
मैं अपने टेबल हेडिंग क्रिएट करूँगा जिसमें मैं एक नेम, और मैं अभी टेबल हेडिंग मतलब मैं बना रहा हूँ अभी एक मार्कशीट, ताकि आपको बहुत सिंपल समझ आए। और मैं क्लास लिख देता हूँ यहाँ पे, और क्लास के बाद मैं लगाता हूँ यहाँ पे, मैं क्लास की जगह मैं इसमें यहाँ कहता हूँ मैथ लिख देता हूँ, और हिंदी लिख देता हूँ, और एक टेबल हेडिंग वापस से इसमें इंग्लिश, और एक हिंदी इंग्लिश मैथ। आई थिंक ये इतने 3 सब्जेक्ट बहुत है आपको समझाने के लिए। तो गाइज अब मैं एक सेकंड रो क्रिएट करूँगा जिसमें मैं इनके जो मतलब हिस्से थे वो लिखूँगा। तो मैंने ये लिखा, अब मैं डॉक्यूमेंट टाइप, सॉरी टेबल डॉक्यूमेंट लिखूँगा का एलिमेंट मैंने लिखा। और नेम, जैसे कि नेम मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट नेम अपना नाम, खुद का नाम डालता हूँ धीरज, और सेकंड सेकंड शेल जो होता है वो क्रिएट करूँगा, उसमें मैं लिखूँगा फिर वापस डॉक्यूमेंट। और मैथ, अब जैसे कि यहाँ पे मैथ है तो मुझे यहाँ पे मैथ के मार्क्स लिखने पड़ेंगे। जैसे मैं मैथ में रियल में तो मेरे मैथ के मार्क्स गंदे आते थे, तो ये सिस्टम मेरे हाथ में है, तो मैं इसमें अपने मर्जी कर सकता हूँ। और फिर एक और टेबल डॉक्यूमेंट, और मैं लिखता हूँ 50%। वैसे आप कमेंट में बताना कि आपके मार्क्स इन मैथ हिंदी इंग्लिश में कैसे आते थे। और हिंदी में तो मेरे अक्सर अच्छे मार्क्स ही आए हैं, हिंदी और इंग्लिश में, तो कोई नहीं, पता चलता है। तो मैंने इतना रो क्रिएट कर लिया है, और चलते अपना लाइव सर्वर पे और देखते क्या आ रहा है। तो ये मैंने हेडिंग जो लिखी थी, और ये मेरा मतलब टेबल क्रिएट हो गया। तो गाइज मैं एक तरह से आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली आप समझ गए होंगे कि मैंने एक हेडिंग डाली बॉडी के अंदर, जो मैंने पूरा अपना टैग लिखा है HTML का। तो मैंने टेबल बनाई, फिर मैंने टिया मतलब एक रो क्रिएट करी, रो के बाद मैंने टेबल हेडिंग दी, और हेडिंग देखो इसमें ये फिर बोल्ड हो गया, क्योंकि हेडिंग हमेशा बोल्ड होती है। तो मैंने फिर वो करा, और उसके बाद मैंने हिंदी इंग्लिश मैथ अपनी एक रो के अंदर डाली। फिर मैंने सेकंड रो क्रिएट करी जिसमें मैंने अपना नाम और अपने नंबर्स, जो मतलब नंबर्स थे वो मैंने डाले। और अगर मैं आपके सामने एक और रो क्रिएट करूं, सपोज जैसे मैं टी डालता हूं और कोई अरुण नाम डाल देता हूं, और मैं फिर एक और टेबल डॉक्यूमेंट मैं सिंपली अपने कुछ जो, एक मिनट, टी कॉपी पेस्ट पेस्ट, और मैं सिंपली इसके अंदर अपना जो VS कोड की मेज पावर है वो यूज़ करूँगा। जैसे कि, और ये सब गाइज मैंने क्यों कैसे कर पाया मैं बताता हूँ आपको। मैंने सिंपली TD लिखा, मैं फिर से बताता हूँ आपको। मैंने एंटर मारा, TD टैग एंटर, पहले कंट्रोल C कॉपी जो मेन में मैंने कर रखा है, कंट्रोल C, मैंने पेस्ट, कंट्रोल V, फिर पेस्ट करा। और मैंने अपना कर्सर इधर लेके गया, मैंने ऑल्ट का बटन दबाया, फिर जो जहाँ जहाँ मुझे लिखना है वहाँ पे सेलेक्ट किया, देन सेलेक्ट किया। अब मैंने 50% लिखना था, तो मैंने एक बार में मल्टी टाइप कर दिया। तो मैं यहाँ पे करके फिर S कर देता हूँ, और मैं इसको 6 कर देता हूँ ऐसे ही, ताकि थोड़ा वो डिफरेंट रहे और आप समझ पाओ। हाँ, तो गाइस देखो मैंने इसमें मैंने रो तो बना दी, पर आप सोच रहे हो कि टेबल तो बना दी, लेकिन टेबल जैसी होती है, मतलब एक लाइन जो होती है इनके चारों तरफ, वो नहीं आई। वो कैसे? थोड़ी सी चीटिंग करेंगे हम, हल्की सी। जो मैंने लिखा है गाइज, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम ये क्यों लिखते हैं। पहले तो हेडिंग का मतलब जो होता है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हेडिंग में हम लिखते हैं जो इनके अंदर इंटरनल लिंक्स होते हैं वो जोड़ते हैं। तो स्टाइल मतलब एक CSS होता है, स्टाइल एक CSS का पार्ट है, जो मैं आपको इसमें थोड़ी चीटिंग करके बता रहा हूँ। तो सिंपली मैं टेबल लिख दूंगा, कॉमा, एंड फिर टेबल रो, और एक TH ब्रैकेट लिए, एंड मैं एक लिखता हूँ, सॉरी, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब मैंने कंट्रोल सेफ मारा, तो ये नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे मुझे लिखना था बॉर्डर। हाँ, तो मैंने बॉर्डर लिखा और ये हो गया।
और यहाँ पे ये इसलिए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि टीडी हमने नहीं लिखा था। तो देखो गाइज, गाइज देखो, ये जो स्टाइल है ये पूरा सीएसएस का पार्ट है। तो मैंने चीटिंग की है हल्की सी, जो होती है, सब करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ ये पार्ट क्या है। स्टाइल मतलब मैं इनको स्टाइल देना चाहता हूँ, टेबल को देना चाहता हूँ, टेबल की रॉ को देना चाहता हूँ, टेबल की हेडिंग को देना चाहता हूँ, टेबल के डॉक्यूमेंट्स को देना चाहता हूँ। बॉर्डर मतलब मैं इनके चारों तरफ एक बॉर्डर बनाना चाहता हूँ 1 पिक्सल का, सॉलिड कलर और ब्लैक। अगर देखो मैं सॉलिड हटा देता हूँ, फिर कंट्रोल एस दबाता हूँ, तो देखो ये फ्लॉट होता है पूरा। तो मैं वापस से कंट्रोल अंडू करके सेव कर देता हूँ, और ये देखो गाइज वापस से मेरा बॉर्डर आ गया है। इसी तरह आप टेबल बना सकते हो अपनी वेबसाइट में, चाहे वो कितनी बार भी हो, या एक ही के अंदर अगर आप चाहे कि अगर हेडिंग लिखो तो कॉपी, मैं वही बताऊंगा, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, सेव करा, और मैं अपना फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ ताकि समझ आए आपको। तो मैंने ऐसा करा, और भी कैसा आ रहा है स्क्रीन पे देखो, यहाँ के सेल खाली है क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा ही नहीं है ना गाइस। तो सिंपली